वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग मैथ्स का ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देख लें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो दो परमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली संख्या अगुने में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है? एलसीएम गुने में एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम गुने में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? 8a है और दूसरी संख्या कितना है? 18 है। लघुत्तम कितना दे रखा है? 36। और मौसा कितना दे रखा है? 2। हमको a का मान निकालना है। तो ये दोनों में चिन्ह किसका है? गुना का। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुने में 2 और बटा में 18। 18 दूना 36, तो 2 दूना 4। तो a का मान कितना आया? 4। a का मान कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा। देखिए, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका मौसा कितना होगा? 1। तो सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य, और एक और अपने अलावा किसी और से भी कट जाए उसे भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया? 4। अब ये दोनों का गुणनफल, तो 4 दूना 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या अगुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम अगुने में एचसीएफ। देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 2166 बराबर में। अब यहाँ पे मौसा दे रखा है और एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है और मौसा दे दिया है 19। ये दोनों में गुना का चिन्ह है। तो 2166 और बटा में 19 बराबर में एलसीएम। अब इसको काटिए। 19 से कम 19 बचा कितना? 2। फिर 19 से कम 19 बचा कितना? मतलब 19 से कम 19 तो बचा कितना? मतलब 7 और 7 76, 19 चौका 76। तो एलसीएम कितना आएगा? 114। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? तो 625 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से 5 दूना 10 50 25। फिर 5 से 50 25। तो 5 क्या ठो आया? 4 ठो। तो इसका अधिकतम घात कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संख्या अप्रमेय है? देखिए, 36 बटा में 64 ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 6 बटा में 8 तो ये तो प्रमेय हो गया। फिर उसी तरह ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में, तो यहाँ पे -9 और बटा में 7 ये भी क्या है? प्रमेय है। यहाँ से 3 बटा में 9 ये भी प्रमेय, लेकिन √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यही क्या होगा? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 माइनस √3। देखिए, यहाँ पे √3 के कारण ये क्या कहलाएगा? अप्रमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन प्रमेय संख्या है? देखिए, √5 और √5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 √5। क्या √5 बाहर निकल पाएगा? नहीं, तो ये तो हो गया अप्रमेय। √21 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं, ये भी हो गया अप्रमेय। यहाँ पे √3 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं, ये भी अप्रमेय। लेकिन √11 गुने में √11 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 11 बटा में 1। तो ये P बटा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? प्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है? देखिए, इसको लिख सकते हैं 33 बटा में 99। तो ये तो प्रमेय हो गया, ये भी प्रमेय हो गया। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 2 बटा में 5 भी प्रमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए 0.1010000 क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 1, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। यहाँ घात कितना है? 2। यहाँ भी घात कितना है? 2। यहाँ घात कितना है? 3। तो ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये भी रैखिक बहुपद नहीं है, ये भी रैखिक बहुपद नहीं है। लेकिन 2 इसके बाद में कितना है? 1। तो रैखिक बहुपद कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x² -3x -5 का एक शून्यक है। देखिए, इसका तो शून्यक कितना निकलेगा? 2। लेकिन दोनों में से कोई एक शून्यक इसमें से बताना है कौन है। तो देखिए, तो 2x² -3x और -5 इक्वल टू में 0। 5 और 2 को गुना कीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 5 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे x, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 5, यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू में 0। अगर एक बार करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू में 0, एक बार क्या करेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो x का मान कितना आएगा -1, और यहाँ से कितना आएगा x का मान 5 बटा में 2। तो क्या 5 बटा में 2 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन -1 ऑप्शन में है, तो कौन x शून्य कौन हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो x² और देखिए 2 एकम 2, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस में 2, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। एक बार क्या होगा x प्लस 1, और एक बार क्या होगा x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा -1, और यहाँ से क्या आएगा x का मान -2, तो क्या होगा -1 और -2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देंगे -2, तो -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4p, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 दूना 6 और प्लस p इक्वल टू में 0, 4 और 1 5p और -6 इक्वल टू में 0। 6 को इधर ले आइए तो 5p बराबर में 6, तो p बराबर में कितना जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के घात, देखिए जिसके मतलब कोई भी जो चर है उसका अधिकतम जो घात होता है वही क्या कहलाता है घात। तो यहाँ पे कितना अधिकतम घात है 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 घात वाले बहुपद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है रैखिक बहुपद का शून्यक, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू में 0, 3x को यहीं पर रहने दीजिए तो -4, तो x और कितना जाएगा -4/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए x² प्लस 1/6x और -2 इक्वल टू में 0, यहाँ बट्टा का जो कर लीजिए तो 6x² प्लस x और -12 इक्वल टू में 0, 12 छक्के 72, 12 छक्के कितना हो गया 72, तो यहाँ पे कितना आया 6x² प्लस x -12 इक्वल टू में 0, 12 छक 72 और 9 अट्ठे 72, तो 6x² माइनस प्लस 9x माइनस 8x और -12 इक्वल टू में 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3, यहाँ से कितना कॉमन ले लें हम लोग 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो प्लस 3 इक्वल टू में 0। देखिए एक बार क्या होगा 3x और -4 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा 4/3, और यहाँ से कितना आएगा x बराबर में -3/2, कितना आएगा -3/2, तो 4/3 और -3/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के मूल है तो इसका मान, देखिए जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए द्विघात बहुपद में x² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो पहला क्या निकालते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होता है -b/a, फिर दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। अब यहाँ पे हम यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो b कितना है 2 और फार्मूला में माइनस तो -2, a कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा c/1, तो 3/1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ये -b/a, b कितना है 7 और फार्मूला में माइनस है तो -7, a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये -7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ये क्या होता है c/a, यहाँ पे c कितना है a और a कितना है d, तो a/d, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -5। तो जब हम बहुपद बनाते हैं तो क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस के मूलों का गुणनफल। देखिए तो x²
मूलों का योगफल कितना है -4, और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 4x, और मूलों का गुणनफल यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -5, तो x² प्लस 4x और -5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को कितने अधिकतम हल है। देखिए क्या ये तो दो चर वाई रैखिक समीकरण है, लेकिन दो समीकरण दिया हुआ है नहीं, एक ही समीकरण दिया हुआ है। तो जैसे जैसे x का मान रखेंगे वैसे वैसे y का मान आएगा, तो इसमें क्या है, हल होगा अनगिनत हल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 2k -1 कॉमा k के समीकरण इतना का हल में k का मान, देखिए x का मान कितना दे रखा है 2k -1, y का मान कितना दे रखा है k, तो यहाँ रखिए तो 10 इंटू में 2k -1 और -9k इक्वल टू 12। अब ये 10 दूना 20k -10 और -9k बराबर में 12। अब देखिए 20k में से 9k गया तो कितना हो जाएगा 11k, और ये 10 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा ये 22, तो k बराबर कितना आ जाएगा 11 दूना 22, के का मान कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण एक्स वाई माइनस 2y बराबर में 3 तथा 3x प्लस k बराबर में 1 का एक अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल होने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, इसमें क्या होता है अद्वितीय हल, या इसी को हम क्या कहेंगे केवल एक हल। ये रेखा कैसा होगा प्रतिच्छेद करेगा, रेखा कैसा होगा प्रतिच्छेद, और कैसा होगा ये रेखा संपाती, कैसा होगा संपाती। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का, तो इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा, इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा। रेखा कैसा होगा समानांतर होगा, और कैसा होगा असंगत, कैसा होगा ये असंगत। तीसरा क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2, तो इसमें क्या होगा अनगिनत हल होगा, इसमें क्या होगा अनगिनत हल होगा। रेखा कैसा होगा संपाती होगा, और कैसा होगा ये संगत होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होकर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का। a1 कितना है x के पीछे 1 है तो 1, a2 कितना है 3 बराबर नहीं है, b1 कितना है -2 और b2 कितना है k। अब कोना कानी गुना करेंगे तो k बराबर नहीं होना चाहिए किसके -6 के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखिए असंगत कब होता था जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर नहीं होता था c1 बट्टा c2, ये होता था क्या चीज़ असंगत। और रेखा कैसा होता था मतलब समानांतर, और इसमें कोई क्या होता था कोई हल नहीं होता था। तो ये इसमें क्या होगा रेखा कैसा होगा संपाती, सॉरी समानांतर, रेखा कैसा होगा समानांतर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय तथा इतना का अनंत हल है। तो अनंत हल क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 5 है, बराबर b1 कितना है 2 है और b2 कितना है k है, बराबर c1 कितना है -3 और c2 कितना है -15। अब किसी दो को लेके चलिए, ये दोनों को लेके चलेंगे तो कोना कानी गुना करेंगे k बराबर में 5 दूना 10, तो k का मान कितना होना चाहिए 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। युग्म समीकरण का हल। अब देखिए क्या है कोई हल नहीं है, दो हल है, अद्वितीय हल है, अनगिनत हल। तो पहले हम क्या निकालेंगे a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो 2 दूना 4, a1 बटा a2 कितना है 1 बटा में 2। फिर b1 निकालेंगे b1 बटा b2, b1 कितना है 1 बटा में 2। फिर c1 बटा c2 निकालेंगे c1 बटा c2, c1 कितना है -6, c2 कितना है -4, -2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। इसमें क्या हुआ a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। इसमें क्या होगा कोई हल नहीं, क्या होगा कोई हल नहीं, मतलब ये जो समीकरण है इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए व्यापक समीकरण a1x b1y c1 a2x b2y c2 में अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या था a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो, जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसमें क्या होता है केवल और केवल एक हल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x की पावर n
+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से हमेशा क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। n का मान हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण y² + y + 5 बराबर में 0 के मूल, जैसे देखिए मूल ये द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c = में 0। जब द्विघात समीकरण के मूल निकालना रहता है तो हम क्या निकालते हैं, विवेचक, मतलब डिस्क्रिमिनांट या विवेचक, d बराबर में d निकालते हैं। अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल कैसा होगा, समान होगा, वास्तविक होगा। d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा, और दोनों मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। और d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल कैसा हो जाएगा, अवास्तविक। और विवेचक निकालने के लिए d बराबर में क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे b कितना है, एक का स्क्वायर 1 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है यहाँ पे 5। अब देखिए 1 माइनस 5 चौका 20, 20 में से 1 गया तो कितना, -19। तो d का मान क्या हो गया, 0 से छोटा, तो ये क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल है तो इसका फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b 1 है और फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, a कितना है 2, फिर अल्फा इंटू बीटा c/a तो -6/2। अब देखिए 1/2 को ऊपर में ही रहने दीजिए और ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 80 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 2 से 2 कट गया और यहाँ माइनस है तो कितना का, -1/6। कितना जाएगा, -1/6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ax² - bx + c बराबर में 0 हो। देखिए यहाँ देखिए अगर ax² + bx + c = में 0 है तब यहाँ x का मान क्या होता है, -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। लेकिन यहाँ प्लस नहीं दे के यहाँ माइनस दे दिया है, तो माइनस दे दिया है तो फार्मूला में क्या होता है, -b, अब माइनस माइनस प्लस, तो b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण का मतलब वेक्टर निकालिए, डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b कितना है, -15, -15 का स्क्वायर 225 -4, a कितना है 1 और c कितना है 50, तो 225 और -50 चौका 200, 225 में से 200 गया तो कितना बचेगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर में 0, तो x का मान, x का बराबर क्या होगा, -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। क्या हो जाएगा, 2a। तो कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं। अब देखिए ये AP का है, हमको क्या निकालना है, सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद। तो 1.7 में से कितना घटा देंगे, 0.6, तो 7 में से 6 गया था 1, 1 में से 0 गया था 1, तो कितना होगा सर्वांतर, 1.1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी निकालने के लिए अगर अंतर समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है, अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में है। देखिए 42 में से 21 गया तो 21, फिर 63 में से 42 गया तो 21, फिर 84 में से 63 गया तो 21। यहाँ समांतर सब जगह क्या है, बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में है। फिर 9 में से 11 गया तो -2, 7 में से 9 गया तो -2, 5 में से 7 गया तो -2, यहाँ भी -2, ये भी समांतर श्रेणी में है। 5 में से 7 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ भी है। तो जब ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो अब से अपने आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समांतर श्रेणी में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी एपी का 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x तथा इतना है तो इसका मान। देखिए अगर 3 क्रमागत एपी में अगर ए है, बी है, सी क्रमागत में है तो हम क्या लेते हैं, बी वाला, बीच वाला। बी बराबर में क्या होगा, a + c बट्टा में 2। अब यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये तीनों क्या है, एपी में, क्रमागत में एपी में है, तो बीच वाला कौन है 8x। अब बराबर में क्या लेंगे 5x प्लस में 3 और क्या लेंगे प्लस में 9x और प्लस में 3 और बट्टा में 2। अब देखिए 8 दूना 16x बराबर में 5 और 9 14x और 3 3 6। जब 16x में से 14x गया तब कितना हो जाएगा 2x बराबर में 6, तो x का मान कितना आएगा 2 तिया 6, तो x और कितना आ जाएगा 3। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते कहाँ तक किया गया है 200।
तो जब लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना रहता है तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बटा में 2। n कितना है 200 इंटू में 200 1 बटा में 2। इसको काटेंगे तो 100 दूना 200। अब 201 को 100 से गुना कर दीजिए तो इसमें 201 में कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो। तो कितना इसका योगफल आ जाएगा 20100। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका 11वां पद निकालना है तो a कितना है -3। d निकालना है तो d निकालने के लिए अगला पद -1/2 और फिर माइनस 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 +3। तो ये कितना है 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5 बटा में 2। अब देखिए हमको 11वां पद निकालना है तो an बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d। a कितना है -3 प्लस n 11 में से 1 गया तो 10 और d कितना है 5 बटा में 2, 2 पंचे 10। तो ये कितना है -3 और 25, 25 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा ये 22। कितना होगा 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सर्वांतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल तो ऐसे निकालना है तो क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी पहिए का, देखिए ये क्या है पहिया है, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है 21 बटा में 22 और ये क्या कह रहा है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब एक चक्कर लगाता है तो इसकी एक दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है n इंटू में 2πr। देखिए n कितना है एक चक्कर इंटू में 2 पाई का मान 22 बटा में 7 और त्रिज्या कितना दे रखा है 21 बटा में 22, 22 से 22 कट गया 7 या 21 तो 3 दूना 6। तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तक चलेगा 6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वलय, देखिए वलय क्या होता है, जो रिंग होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं वलय कहते हैं। इसका भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बाहरी कितना है 4 है और भीतरी कितना है 3 है। तो इसका क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो क्या होगा पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, मतलब बाहर वाला का और छोटा पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा में 7। अब आर कितना है बड़का 4, तो 4 चौका 16 और छोटका आर 3, तो 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7, तो 22 बटा में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया तो कितना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की परिधि 2:3 है में है तो उसके त्रिज्या का अनुपात, देखिए परिधि क्या होता है 2πr। यहाँ पे त्रिज्या कितना बार आया एक बार आर, एक ही बार ना आया आर, एक ही बार आर आया है ना, तो इसके लिए त्रिज्या का अनुपात भी कौन, जो परिधि का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा त्रिज्या का, तो 2:3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफल, देखिए परिधि का अनुपात वही है तो वही त्रिज्या का अनुपात भी होगा, r1 यही है और r2 यही है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो हम क्या बोले थे स्क्वायर कर देने के लिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ये दोनों बराबर है तो पाई से पाई कट गया, यहाँ एक आर है यहाँ पे 2 आर है तो यहाँ से एक आर यहाँ कट गया, यहाँ कितना बचा एक आर, आर बराबर कितना आ गया 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और ये कितना दे रखा है 64 पाई, पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पे r² है, आर जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे वर्गमूल कितना आएगा 8, तो ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या नहीं पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है व्यास। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2 इंटू में 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले का व्यास, देखिए ये एक गोला है, गोला का व्यास कितना दे रखा है 14, डी दे दिया है 14, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², तो 4 पाई का मान 22 बटा में 7 और आर कितना है 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया, 22 चौका 88, 88 गुने में 7 करेंगे तो कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा गोले का मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो गोले का आयतनों का अनुपात, देखिए आयतन क्या होता है गोला का 4/3πr³। देखिए यहाँ पे क्या है r³ है तो इसका हम क्या निकालेंगे घन क्यू, इससे क्या निकालेंगे घन क्यू। तो
8 का घन क्यूब कितना होगा 2 और 27 से कितना होगा 3। तो उनके सतह क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर कितना बार आया 2 बार, इसको क्या कर दीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले, देखिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का मतलब ये वाला वक्र फिर से कितना होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक घनाभ की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बराबर क्या होता है लंबाई का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 100 और 100 200, कितना आया 200। ये 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने में 100 और 100 का वर्गमूल कितना आता है 10, क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 10√2 सेंटीमीटर। वर्ग का घनाभ का विकर्ण कितना होगा 10√2 सेंटीमीटर। चलिए इस तरह से हम लोग इसमें 50+ MCQ को देखे हैं और ये मॉडल पेपर नंबर कितना था ये 2 था। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें, अगर आप लोग उसे जाकर जरूर देखें और इस चैनल को क्या करें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।